तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कई लोग अपने बाजुओं में ताबीज बांध कर रखते हैं तो कई लोग गले में भी पहन कर रखते हैं। इसी तरह कईयों के हाथों में आपने कोई अंगूठी भी देखी होगी और कईयों के मंत्रित धागा भी। दोस्तों सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, कोई ताबीज पहनता है तो कोई अंगूठी। इसी तरह हमारी आज की कहानियों में भी कुछ इन्हीं का जिक्र है। बस आप यूं ही साथ बनाए रखें। और हाँ, एक बात और, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूं तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानी के बाद मैं आप सबको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम सैयद है। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मैं एक इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। एक दिन मुझे मेरे सेठ का फ़ोन आया। उन्होंने मुझसे कहा कि सैयद आपको कल जल्दी आना होगा। मैंने सेठ को तुरंत हाँ कहा। इसके बाद मैंने मेरे साथ में जो काम करता है उसे फ़ोन लगाया, जिसका नाम आदिल है। उसने कहा हाँ भाई बोलिए। मैंने भी उसे यही कहा, आदिल भाई कल आपको जल्दी आना होगा। उसने मुझसे कहा कि आप मुझे बता देना जब भी आप निकलो। मैंने उससे कहा ठीक है। फिर मैंने मेरे सेठ को फ़ोन लगाया। मैंने उनसे कहा कि मुझे कहाँ पहुँचना है। सेठ ने कहा मैं आपको मैसेज कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है। उसने मैसेज किया। पता था गोरेगांव वेस्ट एम्प्लॉयर हाई बिल्डिंग, जो कि 47 फ्लोर की है। मैंने आदिल को फ़ोन किया। मैंने उससे कहा कि भाई सुबह गोरेगांव स्टेशन पर मिलना। उसने कहा ठीक है। पर दोस्तों अगले दिन वो मुझसे पहले ही स्टेशन पर मौजूद था। उसने मुझे फ़ोन किया और कहने लगा कि कहाँ हो सैयद भाई, अभी तक आए नहीं। मैंने सैयद से कहा कि भाई मैं खार स्टेशन पर हूँ, आ रहा हूँ। दोस्तों इसके बाद हम दोनों मिलकर उस साइट पर गए। हम लोगों का काम 12वें माले पर था। खैर पहले दिन का काम शुरू हुआ। काम बिल्कुल ठीक था। इतने में आदिल मुझसे कहने लगा कि भाई मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैंने उससे कहा कि अरे यार भाई काम हुआ नहीं और आपके नखरे चालू हो गए। आदिल ने मुझसे तुरंत कहा अरे नहीं भाई, सच में मेरी तबीयत खराब है। मैंने उससे कहा ठीक है भाई, तो आज का दिन कैसे भी कर ले, भले ही कल छुट्टी ले लेना। उसने कहा ठीक है भाई। फिर मैंने उसे जल्दी घर भेज दिया। थोड़ी देर बाद मेरा सेठ आया। वो कहने लगा कि आदिल कहाँ है। मैंने कहा उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो जा चुका है और कल नहीं आएगा। सेठ ने मुझसे कहा कि देखो ये रूम मैंने 2 दिन बाद रहने के लिए लिया है, प्लीज़ इसे जल्दी से कंप्लीट कर लो। मैंने तुरंत कहा सर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। दोस्तों ये बात बोलने के बाद मुझे एकदम से ठंड लग रही थी। मैंने सोचा कि अगर मैं अभी चला गया तो ये काम कैसे होगा, पर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने सोचा कि रात को यहीं रुक जाऊंगा और काम भी खत्म हो जाएगा। वैसे भी शाम के 7 बज चुके हैं। दोस्तों जैसे जैसे शाम होने लगी ठंड एकदम से बढ़ने लगी। फिर मैंने सोचा कि काम तो करना ही है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। पर मुझे क्या पता था कि मैं जैसे ही लेटूंगा मेरी आंख लग जाएगी। उठकर जब मैंने टाइम देखा तो 11:35 हो रहे थे। मुझे याद आया कि कम से कम आधा काम तो करना होगा, वरना सेठ बहुत गुस्सा हो जाएगा। मैं चुपचाप उठा और मैंने काम शुरू कर दिया। काम करते करते अचानक किसी के रोने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर मैं तुरंत बाहर की तरफ भागा। बाहर काफ़ी अंधेरा था। मैंने तुरंत फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन की, पर बाहर मुझे कोई नज़र नहीं आया। खैर मैंने दोबारा काम शुरू किया। मुझे भूख भी बहुत लग रही थी। अपने बैग में देखा तो बस थोड़ा सा खाना बचा हुआ था। मैंने वही खाया और टाइम देखा, तकरीबन 1 बज रहे थे। फिर मैंने काम दोबारा शुरू किया, पर थोड़ी ही देर बाद वही रोने की आवाज़ आई। मैं तुरंत उठकर बाहर गया। मैंने पाया कि बाहर एक औरत बैठी हुई थी। मैंने उस औरत से तुरंत पूछा कि आंटी आप कौन हो, आप इतनी रात गए इस बिल्डिंग पर क्या कर रही हो। पर दोस्तों सामने से कोई जवाब नहीं आया। फिर दोस्तों मैं उसके पास गया। वो मुझसे बस 1-2 कदम दूर थी। मैंने उससे दोबारा पूछा कि आप कौन हो और इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रही हो। उसने इशारे से मुझे बोला यहाँ आओ। मैं तुरंत उसके पास जाकर बैठ गया। मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। दोस्तों यकीन मानिएगा, वो जैसे ही मेरी तरफ मुड़ी तो मानो एकदम से मैं डर गया। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसके लंबे लंबे नाखून, डरावनी शक्ल। मेरे तो एकदम से हाथ पैर काम करना बंद कर दिए।
मैं कुछ कहता कि इससे पहले ही वो मुझे बिना टच करे अपने पास खींच रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे कोई बहुत ताकत से मुझे अपनी ओर खींच रहा हो। मैंने तुरंत आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया, जिसके बाद वो एकदम से गायब हो गई। पर मैं बहुत डरा हुआ था। मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि आपको बता नहीं सकता। मैंने तुरंत अपना फ़ोन निकाला, पर मैंने पाया कि मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। मैं सोचने लगा कि यार कहाँ पर आकर फंस गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैं चुपचाप रूम के अंदर गया। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। इसके बाद मैं चुपचाप एक कोने पर बैठ गया। थोड़ी देर में ही अचानक से वो मेरे सामने आई और एकदम से ज़ोरों से मेरा गला दबाने लगी। कहने लगी कि तू यहाँ पर आया तो अपनी मर्जी से है, लेकिन जाएगा मेरी मर्जी से। साथियों, मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। उसी बीच मुझे तुरंत याद आया कि मेरे हाथों में एक ताबीज़ थी। उसे मैंने अपने बैग में रख लिया था ताकि काम करते वक्त ये गंदी ना हो जाए। मैंने तुरंत उसे अपने बैग से निकाला और सीधा उसके बदन पर चिपका दिया। दोस्तों, ऐसा करते ही 2 मिनट के लिए मेरे कान बंद हो गए, साथ ही वो भी चली गई। मैं तुरंत उठा और कलमा पढ़ते पढ़ते चुपचाप वहां से निकल गया। बिल्डिंग से उतरते वक्त मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो, पर मैंने कलमा पढ़ना बिल्कुल बंद नहीं किया। खैर, मैं किसी तरह नीचे पहुंचा और टैक्सी पकड़कर घर आ गया। घर पहुंचकर मैंने माँ को पूरी बात बताई। उस वक्त समय 5:53 हो रहे थे। माँ ने मेरी बात सुनकर तुरंत मौलवी जी को फोन किया। थोड़ी देर में ही वो हमारे घर पर आए। पर दोस्तों, हैरानी की बात तो ये थी कि मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, लेकिन उन्होंने सब कुछ सच सच बोला। उन्होंने बस मेरी शक्ल ही देखी थी और सब कुछ एक बारी में बता दिया। उनकी बातें सुनकर मुझे थोड़ी सी हिम्मत आई। मुझे लगा कि चलो यार, कम से कम इससे पीछा तो छूटा। इसके बाद मौलवी जी ने मुझे एक ताबीज़ बना कर दिया और कहा कि अपने गले से इसे मत उतारना। दोस्तों, इसके बाद जब मैं सो रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मुझे आवाज़ दे रहा है, पर जब मैंने उठकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर इसके बाद जब मैं नहाने गया तो पता ही नहीं चला कि ताबीज़ मेरे गले से निकलकर कहीं गिर गया था। नहाने के बाद जब मैं शीशे के सामने गया तो मैंने पाया कि वही औरत मेरे पीछे खड़ी हुई थी। मैंने एकदम झटके से घूमकर देखा कि वो मुझे देखकर जोर जोर से हंस रही थी। मेरे मुंह से तुरंत आवाज़ निकली, ये अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। दोस्तों, वो जैसे ही मेरा गला दबाने मेरे पास आई तो एकदम जोर से चिल्लाकर कहीं गायब हो गई। मैं तुरंत मौलवी जी के पास गया। वहां पहुंचते ही उन्होंने मुझसे पूछा कि कैसे हो बेटा। मैंने कहा, बाबा कुछ ठीक नहीं है, वो तो अब भी मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। शुक्र है कि आपके दिए हुए तावीज़ ने मुझे बचा लिया। बाबा ने मुझसे तुरंत कहा कि बेटा, आपके गले में तो तावीज़ है ही नहीं। ये बात सुनकर मैं एकदम से डर गया, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है। बाबा ने कहा कि कुछ और आपके पास होगा। मैंने कहा कुछ भी नहीं है, पर मुझे याद आया कि हाँ, मेरे हाथ पर जो तावीज़ है शायद यही मुझे मुसीबत से बचा रहा है। बाबा ने मुझसे तुरंत कहा कि चलो अपने घर ले चलो। मैं उन्हें अपने घर पर ले गया। घर पहुंचते ही उन्होंने कहा कि बेटा, वो आपके घर से नहीं गई है। उनकी बात सुनकर मैं और ज़्यादा डर गया। मैंने तुरंत बाबा से पूछा कि बाबा, ये मुझे क्यों तंग कर रही है, ये मुझसे क्या चाहती है। बाबा ने कहा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं उससे बात करता हूँ। साथियों, न जाने उन्होंने कुछ ऐसा मंत्र सा पढ़ा कि वो एकदम साफ साफ नजर आ रही थी। बाबा ने उससे पूछा कि तू क्या चाहती है, इस बच्चे का पीछा छोड़ दे। अगर ऐसा नहीं करेगी तो तुझे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। जा, जहां से आई है वापस वहीं चली जा। दोस्तों, इसके बाद वो रोने लगी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। सच कहूं तो ये सब देखकर मैं और ज्यादा डर गया। वो कहने लगी कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, क्या तुम मुझे न्याय दिला सकते हो। बाबा ने तुरंत कहा, क्या हुआ है तेरे साथ, तू बताएगी तो मैं तेरी मदद कर पाऊंगा। इसके बाद उसने रोते रोते कहा कि मैं एक शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। मैं जब अपने काम पर से लौट रही थी तो कुछ आदमियों ने मेरे मुंह पर कपड़ा रखकर मुझे बेहोश किया और ठीक उस बिल्डिंग पर ले गए जहां पर मैं इसके ऊपर हावी होने की सोच रही थी। उन लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया था। दोस्तों, इसके बाद बाबा ने कुछ अजीब सी कुरानें पढ़ी, जिसके बाद वो औरत वहां से चली गई। सच कहूं तो ये घटना मैं आज भी सोचता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है।
मेरी बस इतनी ही दरख्वास्त है कि आप इस बात को उन लोगों तक पहुंचाइए जो कि मेरे जैसे इन चीज़ों पर यकीन नहीं करते थे। सच कहूँ तो मुझे आज भी ऐसा महसूस होता है कि कोई तो है जो कि मुझे अब भी तकलीफ पहुंचाना चाहता है। बाकी आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी सैयद की कहानी। उनका कहना है कि वो आज भी इस चीज़ से जूझ रहे हैं। अब दोस्तों सैयद की इस बात पर अगर आपको कोई सुझाव देना है तो उन्हें ज़रूर दीजिएगा। बाकी मैं ले चलता हूँ आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम इमरान है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। फिलहाल मैं दिल्ली में रहता हूँ। साथ ही आज जो मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ वो मेरे साथ आज से 5 साल पहले घटी थी। वैसे दरअसल मैं अपनी फैमिली के साथ दिल्ली अपनी स्टडी को लेकर शिफ्ट हुआ था। उस वक्त हम नए नए थे, इसीलिए हमारी फैमिली ने रेंट पर एक रूम लिया था। हम सब खुशी खुशी उस रूम में रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। पर दोस्तों एक दिन की बात है, उस दिन मेरी माँ खाने में नॉनवेज बना रही थी। मैं ठीक उस वक्त अपने रूम में लेटा हुआ था। सच कहूँ तो मैं अंडे के अलावा नॉनवेज में कुछ भी खाना पसंद नहीं करता था। इसीलिए मैंने माँ से कहा कि माँ आप मेरे लिए अंडे बना दीजिए। इसके बाद जब खाना बन गया तो हम सारी फैमिली साथ खाना खाने बैठे। हम लोग खाना खा ही रहे थे तो मुझे अजीब सा डर फील होने लगा। उस वक्त मैंने इसे इग्नोर किया और खाना खाने लगा। पर थोड़ी ही देर में एक हवा जैसी कोई चीज़ आई। वो हवा जैसे ही मुझ पर गिरी तो मैं अचानक से बेहोश हो गया। इसके बाद मेरी आंखें सीधा हॉस्पिटल में खुली। होश में आते ही मैंने अपने माता पिता से पूछा कि मुझे हुआ क्या था। दोस्तों दरअसल उस समय मुझे कुछ भी याद नहीं था। मेरे पूछने पर माँ ने बताया कि बेटा मैंने अपने पास एक हवा सा फील किया, पर ना जाने क्यों तुम इतने में ही बेहोश हो गए। तुम्हारे मुंह से सफ़ेद झाग आ रहा था, बस इसीलिए तुम्हें यहाँ लेकर आ गए। खैर दोस्तों थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल वालों ने हमें घर जाने को कह दिया। पर हम जैसे ही वापस अपने घर की तरफ गए तो रात आराम से कट गई। सच कहूँ तो वैसे मेरी माँ को यह पता चल चुका था कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। बस यही सोचकर माँ ने उसी दिन हमारे गांव के एक मौलवी को फ़ोन करा। मौलवी जी को सारी बात बताने के बाद उन्होंने कहा कि वो घर तुरंत खाली करना होगा। तुम लोग जिस घर में रह रहे हो उस घर में एक लड़की ने फांसी लगा ली थी, और तो और वो एकदम शुद्ध शाकाहारी थी। शायद तुमने घर में कुछ नॉनवेज बनाया होगा, बस इसी वजह से वो गुस्सा हुई है और तुम्हारे बेटे के शरीर पर आ गई है। तुम्हें समय ना गवाते हुए अपने बेटे के लिए एक ताबीज़ बनवाना चाहिए और उसे तुरंत गले में पहना देना चाहिए। याद रहे कि वो उसे कभी ना उतारे। दोस्तों इसके बाद हमने वो घर खाली कर दिया और दिल्ली में ही दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। माँ ने मुझे ताबीज़ भी पहना दिया था। पर दोस्तों उस रात जब हम दूसरे घर में सो रहे थे तो तकरीबन रात के 1 बजे कोई मेरा नाम लेकर पुकार रहा था। पर दोस्तों ये आवाज़ सुनकर मेरी माँ उठ गई। उन्हें लगा कि शायद सुबह हो गई है और कोई इसे खेलने के लिए बुला रहा होगा। लेकिन जब उन्होंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 1 बज रहे थे। माँ उठी और तुरंत बाहर जाकर देखने लगी। दरवाजे के खुलते ही उन्हें एक अजीब सा साया दिखा जो कि माँ को देखते ही गायब हो गया। वो रात भी आराम से गुजर गई। फिर अगले दिन माँ ने मुझे ये सारी बातें बताई। बस उस दिन के बाद से अब तक सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी इमरान की कहानी। क्या लगता है आपको इमरान की कहानी में कितनी सच्चाई है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि तब तक मैं आपको ले चलता हूँ हमारी आज की तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम दीपांशु है, पर सभी लोग मुझे निखिल के नाम से जानते हैं। मैं हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले का रहने वाला हूँ और इस वक्त मेरी उम्र 18 साल की है। पर दोस्तों ये कहानी उस समय की है जब मैं करीबन 14 या 15 साल का रहा हूँगा। उस वक्त मेरे स्कूल में गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ी हुई थी। मैं लगातार घर वालों से जिद करने लगा कि मुझे इन छुट्टियों में मामा के घर जाना है। दोस्तों मेरे मामा जी का घर बहुत पुराना है, वैसे आप उसको हवेली भी कह सकते हो। और तो और मामा जी के घर पर अक्सर ऐसी चीज़ें होती रहती है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने मामा के घर की बहुत कहानियाँ सुनी थी।
सब कुछ अपनी माँ के मुंह से। पर खैर, हम लोग अपनी गर्मियों की छुट्टियां मनाने मामा जी के घर पहुंच गए। मामा का घर दिल्ली के पास नोएडा में है। हमें वहां रहते रहते कुछ ही दिन हुए थे। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। पर एक दिन मेरे दो भाई, उनका नाम ऋषभ और दीपांशु था, उन दिनों हम छोटे हुआ करते थे, इसीलिए आपस में मिलकर खेल रहे थे। उस वक्त हम तीनों भाइयों के हाथों में रस्सियां थी, जिसको हम लगातार गोल गोल घुमा रहे थे। खेलते खेलते हम उस घर के सेकंड फ्लोर पर चले गए और ऊपर जाकर खेलने लगे। उस वक्त वो फ्लोर एकदम खाली था और वहां पर हम 3 लोग ही थे। साथ ही फ्लोर पर एक गेट था जो कि छत पर जाने के लिए बनाया गया था। वो दरवाजा लकड़ी का दरवाजा था जिसमें 2 पल्ले लगे हुए थे जो कि अंदर की तरफ खुलते थे। खैर, हम लोगों को 15 मिनट हो गए थे। मेरे दोनों भाई मेरे पीछे की तरफ थे और मैं उस गेट के सबसे पास में था। उस वक्त वो गेट खुला हुआ था कि तभी खेलते खेलते मेरी नजर उस गेट पर गई। मैंने जब ध्यान से देखा तो पाया कि उस गेट के पीछे कोई खड़ा है। गेट खुला हुआ था, शायद इसीलिए मैं उसको देख नहीं पाया। पर ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई गेट के पीछे छुपा हुआ है, क्योंकि नीचे से उसके पैर दिख रहे थे। और तो और वो कोई छोटे मोटे नहीं, किसी बड़े इंसान के पैर थे और शायद वो अपने एक ही पैर पर खड़ा हुआ था। दोस्तों, उस वक्त हमारे अलावा सेकंड फ्लोर पर कोई भी नहीं था। मैं तुरंत समझ चुका था कि ये कोई इंसान नहीं है। मैंने एक सेकंड के लिए उन पैरों को अच्छे से देखा। ध्यान से देखने पर पता चला कि उसका पैर मेरी ही तरफ था। ये देखकर मैं बहुत डर गया। मैं तेजी से चिल्लाया और पूरी स्पीड से नीचे की तरफ भागने लगा। मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि जिस जीने से हम नीचे उतरते थे वो जीना मैंने बस 2 कदम में ही पार कर लिया। मेरी आवाज़ सुनकर सब लोग आ गए और मेरे पीछे पीछे मेरे दोनों भाई भी आ गए। सब तुरंत मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ, तू चिल्लाया क्यों। मैंने तुरंत एक सांस में सबको सब कुछ बताया। मेरी बात सुनकर मामा ने ऊपर जाकर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, पर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। इसके बाद सभी ने मुझे शांत करने के लिए कहा कि तेरे ही इन 2 भाइयों में से कोई होगा जिसका तूने पैर देखा होगा। पर दोस्तों, मुझे अच्छे से याद है कि मेरे दोनों भाई मेरे पीछे की तरफ थे और ठीक जो मैंने पैर देखे वो मेरे सामने की तरफ थे। पर दोस्तों, सबसे अजीब बात तो ये है कि मेरे दोनों ही भाइयों ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। दोस्तों, इस घटना के बाद मैं तकरीबन 1 साल तक सेकंड फ्लोर पर नहीं गया। हालांकि ये कहानी तो मेरी इतनी ही है, पर मेरे पास मेरे ही मामा के घर की 3-4 कहानियां और हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर मेरी ये कहानी आपके इस चैनल पर आती है तो मैं आपको मेरे मामा के घर की 3-4 कहानियां जरूर भेजूंगा। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी दीपांशु की कहानी, जिन्हें लोग प्यार से निखिल भी बोलते हैं। इनकी कहानी से हमें इतना तो मालूम चल गया कि दिक्कत कहाँ है, पर जब निखिल जी अपने मामा के घर की और कुछ कहानियां शेयर करेंगे तब जाकर ही सच का पता चल पाएगा कि आखिर वहां क्या है। बाकी दोस्तों, मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की चौथी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है और मैं राजस्थान से हूं। और ठीक जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने वाला हूं वो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। साथ ही एक बात आपको और बता दूं कि आपने महेश आर्य जी के चैनल पर मेरी और भी कहानियां पहले भी सुनी होंगी। शायद आपको याद होगा, जिसमें मैंने पहले भी कहा था कि मुझे भूत प्रेतों से डर नहीं लगता। इसी तरह ये बात आज से 1 साल पहले की है। मैं आपको बता दूं कि मैं रोज सुबह 4 बजे जागकर रोजाना व्यायाम करता हूं। इसी तरह उस दिन भी मैं सुबह जल्दी जागा। पर दोस्तों, उस दिन मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी जाग गया था, लगभग 3:30 बजे। फिर मैंने सोचा कि ध्यान तो कर ही लेता हूं, इसीलिए आसन लगाकर बैठ गया। मैं चुपचाप बैठकर ध्यान में लग गया। आपको बता दूं कि हमारे घर के पास एक पहाड़ से उतरती हुई गली है। कहते हैं कि रात के समय उस गली से एक प्रेत जाता है जो कि गांव के चक्कर लगाकर वापस चला आता है। कहते हैं कि इस बीच जो कोई उसके रास्ते में आता है तो अक्सर वो उन्हें लग जाता है। तो ठीक जब मैं ध्यान कर रहा था तब मुझे ऐसा लगने लगा कि हमारे घर के आगे से उस गली में कोई गिरते हुए गया हो। मैं तुरंत खड़ा उठा और सोचने लगा कि इतनी सुबह कौन होगा। दोस्तों, जब मैं गली में पहुंचा तो मुझे वहां कोई नहीं दिखा। मैंने बस मन में सोचा
कि अगर वो प्रेत होगा तो मुझे आज किसी भी हालत में उसका सामना करना है और ठीक उसे देखना भी है। आखिरकार मैं घर के अंदर आया और गली में देखने लगा कि कौन आता है। पर दोस्तों सच बताऊं तो मुझे 3 से 4:30 बज गए पर मुझे कोई भी नहीं दिखा। इसके बाद मैं आसन पर बैठ गया और अपना ध्यान करने लग गया। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि आप मेरी तरह ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि ये शक्तियां कुछ भी कर सकती हैं और मैं हनुमान जी और शिव जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। इसीलिए ये शक्तियां मुझे हानि नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि जब महाकाल मेरे साथ है तो वो क्या ही करेंगी। मैं तो बस इतना देखना चाहता था कि ये शक्तियां बड़ी हैं या मेरे महाकाल। और तो और अगर आगे कभी मेरे साथ ऐसा कुछ भी होता है तो याद रखिएगा मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं इनका सामना करके रहूँगा। साथ ही मैं महेश आर्य जी का धन्यवाद करूँगा कि वो हमारी सच्ची घटनाओं को आप तक पहुँचाते हैं, ताकि आप इन चीज़ों और इन चीज़ों से रक्षा करने वाले भगवान के बारे में जान सकें। कहते हैं कि भगवान है तो सब कुछ है। बस यही थी मेरी ये कहानी। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी अविनाश की कहानी। दोस्तों अविनाश इन चीज़ों से नहीं डरते और मुझे ये भी पता है ऐसे कई लोग होंगे जो कि इन चीज़ों से नहीं डरते। हाँ पर इनकी एक बात मुझे ठीक लगी कि जैसा उन्होंने कहा कि उन्हें उनकी तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार इंसान जानबूझकर गलतियां कर बैठता है जिसके बाद नुकसान पूरा परिवार उठाता है। बाकी दोस्तों आपको इनकी कहानी और इनकी हिम्मत कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैं ले चलता हूँ आपको हमारी आज की 5वीं कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों मैं रणवीर, रांची झारखंड से। मैं महेश आर्य का बहुत पुराना सब्सक्राइबर हूँ और इनकी स्टोरी लगातार सुनता हूँ। इसीलिए आज सोचा कि आपसे एक कहानी शेयर करूँ जो कि मेरी दादी जी की है। और तो और इस बात को 20 साल हो चुके हैं। साथियों बात कुछ ऐसी है कि रांची की एक जगह BIT ये घटना वहीं हुई थी। उस वक्त मेरी दादी और उनकी बेटी नंद और उनके हस्बैंड एक बार रात को 12 बजे काली माता की आरती के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में मेरी दादी की नंद के हस्बैंड ने कहा कि मंदिर जाने के लिए उन्हें एक शॉर्टकट रास्ता पता है जो कि खेतों से होकर जाता है। उस वक्त सबके सब राजी होकर मान गए। रास्ते में जाते वक्त मेरी दादी और उनकी छोटी सी बेटी यानी कि मेरी बुआ आगे चल रहे थे। चलते चलते उन्हें आगे एक टर्निंग पॉइंट पर तकरीबन 20 या 21 साल का एक लड़का मुंह के बल गिरा पड़ा मिला। उसे देखकर वो सोचने लगे कि ये कौन है। पर जब दादी के नंद के हस्बैंड वहां पहुंचे तो उन्होंने उसे छूते हुए कहा कि भाई कौन हो तुम, यहाँ ऐसे क्यों पड़े हो। दोस्तों उनके इतना कहते ही वो गिरा हुआ आदमी एकदम से उठ खड़ा हुआ और यकीन मानिएगा उठते वक्त उसका आकार भी बढ़ने लगा। वो करीब करीब 10 फुट लंबा हो गया था। उस वक्त उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी जलने लगी। वो अजीब सी डरावनी आवाज में हंसने लगा और बोला कि इस सुनसान खेत में मेरा राज चलता है। तुम लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों उसकी ये बात सुनकर सब के सब भाग गए, पर सबने दादी को वहीं छोड़ दिया। मेरी बुआ रोने लगी, पर मेरी दादी को उनकी माँ द्वारा बताई एक बात याद आई। उन्हें याद आया कि जब भी ऐसी बुरी चीजें सामने हो तो वो चप्पल के नीचे वाले भाग से डरते हैं। इसीलिए अक्सर कई लोग अपने वहां पर उल्टी चप्पल टांगते हैं। दोस्तों दादी ने भी यही किया। उन्होंने अपनी चप्पल निकालकर उसे उल्टी करके दिखाई। उस वक्त वो मन ही मन माँ काली का नाम जपने लगी। आपको बता दूं कि मेरी दादी माँ काली की बहुत बड़ी भक्त है। इसीलिए वो डटकर तकरीबन 1 घंटे तक वहीं खड़ी होकर जप करने लगी। इसके बाद वो पिशाच अचानक छोटा होकर अपने आप मुंह के बल लेट गया। इसके बाद दादी सीधा मंदिर भाग गई और सुबह होने तक वहीं रही। घर आने के बाद उन्हें 2 हफ्ते तक बुखार रहा, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता चला गया। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी रणवीर की एक छोटी सी कहानी जो कि उनकी दादी के साथ घटी थी। दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या ये चप्पल वाली बात सच है या झूठ? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की आखिरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम अंशु सिंह है। मैं यूपी मिर्जापुर का हूं और यह घटना
मेरे नाना के साथ घटी है, मेरे नाना के साथ घटी थी। मेरे नाना का नाम समरजीत सिंह है और ये बात आज से 60 साल पहले की है। उस वक्त मेरे नाना की शादी नहीं हुई थी। एक बार की बात है, नाना रात को बाथरूम करने के लिए गए थे। उस समय पर घर में वॉशरूम नहीं होता था, इसीलिए वो पास ही एक गंगा जी के यहाँ गए थे। वो ठीक जैसे ही वहां पहुंचे कि तभी उन्हें कुछ फील होने लगा। उन्हें लगा कि शायद ये मेरा वहम है। फिर नाना ने अपनी जेब से एक बीड़ी निकाली और चुपचाप पीने लगे। बीड़ी पीते पीते उन्हें एक आवाज सुनाई थी जो कि उनसे कहने लगी कि अरे बाबू, हमको एक बीड़ी पिलावा। नाना तुरंत बोल पड़े, कौन है? तभी एक भारी आवाज आई। जब वो पीछे मुड़े तो एक आदमी वहां नाना से बीड़ी मांग रहा था। नाना ने उससे तुरंत पूछा कि कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। नाना की नजर उसके पैरों पर पड़ी। उन्होंने देखा कि उस आदमी के पैर, वैसे एक बात बताऊं तो मेरे नाना बहुत निडर हैं। हालांकि उस आदमी को देखकर उन्हें थोड़ा डर तो लगा, पर नाना ने उससे कहा कि अच्छा अभी मैं वॉशरूम कर लेता हूं। वॉशरूम करते करते नाना ने उससे गुस्से में कहा कि मुझे पता है कि तू कौन है, तू यहां से चले जा, नहीं तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। दोस्तों, इतना सुनते ही वो शैतान उनको एक थप्पड़ मारकर पता नहीं कहीं गायब हो गया। इसके बाद नाना जी बिना वॉशरूम करे ही घर वापस आ गए। घर पहुंचकर उन्होंने ये बात सबको बताई, जिसके अगले दिन नाना ने एक तांत्रिक को बुलाया और झाड़ फूंक करवाई। तांत्रिक ने बताया कि वो एक छलावा था जो कि नाना को परेशान करने आया था, पर ठीक इन्होंने जैसे ही हनुमान चालीसा के बारे में बात की तो वो शैतान डर के मारे भाग गया। दोस्तों, इसके बाद नाना जी ने तांत्रिक का धन्यवाद किया और फिर सब कुछ सही हो गया। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी हमारी आज की आखिरी कहानी। इसी तरह ये कहानी तो आखिरी है, लेकिन ये हमारे चैनल के लिए आखिरी कहानी नहीं है। बस आप यूं ही साथ बनाए रखें, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि अक्सर मैं आपके लिए इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमय कहानियां लाता रहता हूं। बस अगर आपको ये कहानियां जरा भी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों, जल्द ही मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।